आज का जो इंसिडेंट मैं आपको बताने वाला हूं वो इतना ज़्यादा भयंकर था कि उसके अंदर जो इंसान सिर्फ एकमात्र बचा और जब वो दुनिया के सामने आया तो उसका मुंह ही नहीं खुल रहा था, क्योंकि उसके पास जवाब ही नहीं था कि आखिर ये सब कुछ हुआ कैसे। समझ मुझे भी नहीं आता कि आप लोग इस वीडियो को लाइक क्यों नहीं कर रहे हो। मैं यहाँ एम कर रहा हूँ पहली बार 10,000 प्लस लाइक्स का, तो वो आप जरूर पूरा कर दें। मुझे पक्का विश्वास आप लोग कर देंगे। साथ ही कमेंट्स में पिक में भी लिख दें और मिस्टीरियस दुनिया को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलें। और हाँ, Q&A से रिलेटेड अनाउंसमेंट एक ये है कि आप में से बहुत से लोग इंस्टाग्राम के ऊपर भी मैसेज कर करके वहां सवाल पूछे ही जा रहे थे, तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी बनती जा रही है वो वाली। तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत जल्दी ही वो भी आपके सामने आने वाली है। इस केस को समझने के लिए हमें रशिया जाना पड़ेगा और समय आ चुका था सन 1993 यानी कि 1993 का, जब यहीं रशिया में लुडमिला कॉर्मेन नाम की एक 31 साल की महिला आराम से अपनी नौकरी कर रही थी। असल में यहाँ लुडमिला एक हाइकिंग एक्सपर्ट बन चुकी थी। बहुत सारे एक्सपीडिशंस उसने अलग अलग पर्वतों पर दुनिया में जाकर किए थे और इस सेक्टर की उसे बहुत अच्छी नॉलेज थी। उसे पता था कि एग्जैक्टली पर्वत के ऊपर कैसे चढ़ाई की जाती है, कैसे औरों को अपने साथ रखा जाता है, कैसे ग्रुप्स बनाए जाते हैं और सभी को कैसे इंस्ट्रक्ट किया जाता है। लेकिन 1993 तक आते आते उसके साथ जो और काम करने वाले ऐसे ही इंस्ट्रक्टर्स थे वो लुडमिला से बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुके थे, उसके प्रति खार खाकर बैठे हुए थे। और ऐसा सिर्फ इसलिए क्योंकि वो मान रहे थे कि लुडमिला जिस भी ग्रुप की लीडर बन के जाती है वो उस ग्रुप से ऐसे ऐसे काम करवाती है जो उन्हें नहीं करने चाहिए। इस तरह की चढ़ाई के दौरान वो उनको खतरे में डाल रही है, उनकी जिंदगी भी जा सकती है। जब ये बात लुडमिला को पता लगी कि उसके बारे में ऐसी ऐसी बातें उसके ही कलीग्स कर रहे हैं, तो उसको थोड़ा बुरा भी लगा। वो अपने सभी कलीग्स के सामने गई और उनसे पूछने लगी कि हाँ भाई बताओ तुमको क्या बीमारी है। मैं जिस तरीके से इंस्ट्रक्ट करती हूं, मैं ये चाहती हूं कि जो मुझसे ज्ञान लेकर या फिर नॉलेज लेकर पर्वतों के ऊपर चढ़ाई कर रहा है वो अगली बार अकेला भी पर्वत के ऊपर चढ़ाई कर पाए। इतना तैयार मैं उसको एक ही बार में कर दूंगी, तो इसमें तुमको क्या दिक्कत है। ये बात लुडमिला की बिल्कुल जायज थी, लेकिन उसके कलीग्स को ये कुछ पसंद नहीं आ रहा था। 1993 की गर्मियों का टाइम आ चुका था और तब लुडमिला जब अपने ही ऑफिस में काम कर रही थी तब 6 स्टूडेंट्स का एक ग्रुप उसके पास आया और उनको बोलने लगा कि हमें हमार डबान नाम के पर्वत के ऊपर चढ़ाई करनी है और हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ चलो, आप हमारी लीडर बन के चलो। असल में हमार डबान नाम का एक पर्वत जो कि ईस्टर्न साइबेरिया में मौजूद है और माना जाता है कि ये हमार डबान इस दुनिया के, इस पूरे की पूरी धरती के सबसे पुराने पर्वतों में से एक है। लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं है इस पर्वत के ऊपर चढ़ना। बहुत सारे लोग इसके ऊपर गए हैं, आए हैं, कोई खास बड़ी बात यहाँ नहीं थी। असल में जो 6 स्टूडेंट्स आए थे इनमें से एक साशा नाम का एक 23 साल का लड़का था और ये साशा कोई और नहीं बल्कि लुडमिला का ही एक धर्म बेटा बना हुआ था। मतलब कि वैसे बायोलॉजिकली ये उसका बेटा नहीं था, लेकिन लुडमिला ने इसे बचपन से पाला था, वो उसके साथ रहा था, तो वो उसे बेटा ही बुलाया करती थी। और यहाँ साशा भी लुडमिला को अपनी माँ ही माना करता था। और ये साशा ही इन 5 बाकी के स्टूडेंट्स को पकड़कर लुडमिला के पास लेकर आया और उसने बताया कि लुडमिला जो कि उसकी मां समान है वो हमें उस पर्वत के ऊपर लेकर जाएगी बहुत अच्छे से, वो एक एक्सपीरियंस्ड लीडर मानी जाती है, तो हमें इस पूरे ट्रिप के अंदर कोई दिक्कत नहीं आएगी। इस ग्रुप में साशा के अलावा 5 और भी लोग शामिल थे, जिनमें से 24 साल की टाटियाना, 19 साल का डेनिस, 16 साल की विक्टोरिया, 15 साल की तैमूर और 17 साल की वैलेंटीना भी अब इस पूरे के पूरे ग्रुप के साथ इस पहाड़ के ऊपर चढ़ाई करने वाली थी। और ये जो 17 साल की वैलेंटीना है इसे आप खास तौर पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसी की वजह से आज मैं वीडियो बना पा रहा हूं, वरना हमें कुछ पता ही नहीं चलता कि आखिर इस पूरे कांड के अंदर क्या हुआ था। 1 अगस्त 1993 का दिन आ चुका था और ये वो दिन था जब इस पूरे के पूरे ग्रुप को इंक्लूडिंग लुडमिला यानी कि 7 लोग अब इस पहाड़ के ऊपर चढ़ाई करने वाले थे। ये लोग पहले ही काजाकिस्तान से ट्रेन पकड़कर मोरेनो नाम के एक छोटे से शहर के पास पहुंच चुके थे और ये वो शहर है जो कि लेक बाइकाल के बराबर में बसा हुआ है। लेक बाइकाल किस लिए फेमस है पूरी दुनिया में, आप मुझे जरूर बताइएगा कमेंट्स के अंदर, मुझे आपसे जानना है, इसका उत्तर आप मुझे देंगे। खैर यहाँ पर ये सभी के सभी लोग मोरेनो में पहुंच चुके थे और यहीं पर इनका प्लान था कि आज रात वो यहीं पर रुकेंगे, अगली सुबह वो अपनी यात्रा को शुरू करेंगे। पूरा का पूरा प्लान लुडमिला ने बना दिया था, सबको समझा दिया था कि किस टाइम पर हमें कहां पर पहुंचना है, कहां पर रेस्ट करना है। पूरे मैप के अंदर डॉट्स लगा दिए गए थे कि यहां रुकना है, यहां खाना है, यहां पीना है, ये एरिया सेफ है, ये एरिया खतरनाक है। आने वाले दिनों के लिए लुडमिला ने पहले ही वेदर फोरकास्ट ले लिया था, मौसम विभाग वालों से पूछ लिया था कि आखिर मौसम कैसा रहने वाला है, तो उन्होंने बता दिया था कि मौसम बिल्कुल साफ है, कोई दिक्कत नहीं है, आने वाले कई दिनों तक यहाँ खिली धूप रहेगी, तो आप लोग आराम से बिल्कुल प्यार से इस पहाड़ के ऊपर चढ़ाई कर सकते हो। अब मैंने आपको पहले भी बताया कि इस पहाड़ के ऊपर चढ़ना कोई बड़ी बात नहीं थी। इस पहाड़ की ऊंचाई सिर्फ 2400 मीटर की ही है, जो कि बहुत आम सी है। बहुत सारे लोग अपने पर्वतारोही के करियर को शुरू करने के लिए इस पहाड़ का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ से वो अगर शुरू करेंगे तो आगे जितने भी पहाड़ वो चढ़ेंगे वो सभी मुश्किल ही होंगे, ये सबसे आसान होने वाला है। 2 तारीख की सुबह आ चुकी थी और इस पूरे के पूरे
ग्रुप ने जहां इन्होंने होटल लिया हुआ था, होटल से बाहर चेकआउट किया, अपने सारे कपड़े वगैरह डाल लिए थे इन्होंने, क्योंकि इन्हें पता था कि जैसे जैसे वो ऊपर जाते जाएंगे यहाँ ठंड बढ़ती जाएगी। इन्होंने पहले से ही अपने सर्दी वाले कपड़े डाल लिए थे और अपने बैग और अपने टेंट्स को अपने कंधे के ऊपर लाद कर अब ये पूरा का पूरा 7 लोगों का ग्रुप ऊपर चढ़ने के लिए तैयार था। सबसे पहले बाइकाल लेक को, जो कि उस टाइम पर जमी हुई थी, उसको क्रॉस करते हुए आगे की तरफ गए। हमार डबान पर्वत की चढ़ाई उन्होंने शुरू करी। नीचे पहले पूरा का पूरा जंगल था, उसको क्रॉस किया। नीचे कच्चे रास्तों से होते हुए ये पूरा का पूरा ग्रुप अब आगे ऊपर बढ़ता जा रहा था। लेकिन जैसे ही दोपहर खत्म हुई, मतलब कि शाम अब शुरू होने ही वाली थी, तकरीबन 3:30 पौने 4 बजे के आसपास का टाइम हो चुका था। जहां अभी तक खिली धूप यहां मौजूद थी, वो धूप एकदम से गायब हो गई और एकदम से ही बहुत तेज हवाएं यहां इस पहाड़ के ऊपर चलने लगी और देखते ही देखते ऊपर बादल इकट्ठा हो चुके थे। काले बादल ऊपर सिर के मंडरा रहे थे और अब उन्होंने बरसना भी शुरू कर दिया। सोच कर देखिए आप, 7 लोग जिनको पहले बताया गया था कि यहाँ खिली धूप रहेगी, वो उसी की तरीके से तैयारी अपनी करके आए थे, लेकिन अब उनको ऊपर बारिश का सामना करना था। खैर ये बारिश भी अब धीरे धीरे शुरू हो चुकी थी। ये लोग फिर भी ऊपर बढ़ते जा रहे थे। वो जंगल वाला इलाका जो नीचे मौजूद था वो अब खत्म हो चुका था। टोटल इनको 50 मील का रास्ता तय करना था, तब जाकर वो इस पहाड़ को फतेह कर सकते थे। लेकिन अभी तो बस शुरुआत ही हुई थी। अभी तो बस ट्री लाइन, जो कि नीचे वाला हिस्सा होता है जंगल वाला, वो ही खत्म हुआ था। अभी तो असली बर्फ वाला इलाका आना बाकी था। सब कुछ आगे जो पड़ाव थे वो अभी आने बाकी ही थे। लेकिन यहाँ जैसे तैसे इन्होंने बारिश से लड़ते हुए, हल्की हल्की स्नोफॉल भी शुरू हो चुकी थी, उससे भी लड़ते हुए ये लोग ऊपर की तरफ जाने लगे और अब तक भी सब कुछ ठीक चल रहा था। 2 तारीख का दिन निकल चुका था, 3 तारीख का भी निकल चुका था और अब 4 तारीख की सुबह आ चुकी थी। और 4 तारीख को भी इन्होंने सुबह उसी तूफान के अंदर, वो तूफान अभी भी वहीं चल रहा था, हल्की हल्की स्नोफॉल चल रही थी, तेज हवाएं चल रही थी और उसी तूफान के अंदर ही 7 लोगों ने ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू किया और अब दोपहर का टाइम आ चुका था। किसी को भी नहीं पता था कि आखिर उनको आगे और कितना चलना है। पीछे चल रहे 6 के 6 स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा थक चुके थे, लेकिन ये बोलने से डर रहे थे लुडमिला को, क्योंकि इन्हें पता था कि अगर वो उनको रुकने के लिए कहेंगे तो वो उनको डांटेगी, उनको शायद हो सकता है ग्रुप से ही बाहर निकाल दे। वो रुकने वाली नहीं थी। खैर अब ये धीरे धीरे चलते जा रहे थे और क्या आप इस बात के ऊपर विश्वास करेंगे कि अब सिर्फ आधे घंटे की ही दूरी बची थी इस पहाड़ की चोटी तक पहुंचने में। लेकिन तभी यहाँ लुडमिला आगे चलती चलती रुकी। उसने पीछे की तरफ देखा, पीछे 6 के 6 स्टूडेंट्स अब लुडमिला को देख रहे थे। लुडमिला ने कहा कि हम यहीं पर एक ब्रेक लेंगे और आज रात हम यहीं पर रुकेंगे। अब यहाँ पर मेरे 2 सवाल हैं, यानी कि 2 कंफ्यूजन भी मैं आपको कह सकता हूँ। यहाँ पर लुडमिला ने आखिर ब्रेक क्यों लिया? क्या जरूरत पड़ गई थी? जब आधे घंटे की दूरी पर इस पहाड़ की चोटी थी तो यहाँ लुडमिला क्यों रुकी? वो अगर थोड़ा सा और जोर लगाती तो वो ऊपर भी जा सकती थी। पहला रीजन ये हो सकता है कि यहाँ लुडमिला भी जरूर थक गई होगी, उससे भी आगे नहीं चला जा रहा होगा, तो मजबूरन उसने पीछे अपने स्टूडेंट चल रहे उन सभी को रोका, क्योंकि वो भी सभी थक चुके थे, पूरा दिन से वो चल रहे थे और इसलिए उन्होंने रुकने का प्लान बनाया, वहीं पर खाने पीने का प्लान बनाया। ना सिर्फ खाने पीने का, बल्कि लुडमिला ने यह भी कह दिया था पूरे ग्रुप को कि हम यहीं पर अपना टेंट लगाएंगे। जब ये बात इस ग्रुप ने सुनी तो वो सभी के सभी हैरान हो गए, क्योंकि ये पूरा का पूरा खुला इलाका था, मतलब कि सफेद बर्फ थी, ढलान थी, इसके ऊपर कोई टेंट कैसे लगा सकता था? आपको भी पता होगा कि इस तरह की जगह पर टेंट लगाने के लिए कोई पेड़ वगैरह जरूर चाहिए होता है, जिसकी सेफ्टी में वो टेंट को बांध भी सके और अगर कोई हवाएं वगैरह चले या फिर कोई बारिश वगैरह हो या फिर कुछ भी हो जाए तो वो कम से कम पेड़ उनकी सुरक्षा तो कर सके। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था। सपाट पहाड़ यहाँ सिर्फ मौजूद था और उस पहाड़ की ढलान के ऊपर अब इन लोगों को अपना टेंट लगाना था। खैर अब लुडमिला ने कहा था तो ये लोग मना भी नहीं कर सकते थे। और दूसरी कंफ्यूजन शायद ये हो सकती है कि लुडमिला को खुद ये नहीं पता होगा कि आखिर इस पहाड़ की चोटी से वो कितनी दूर है। शायद वो खुद उस टाइम पर रास्ता भटक गई होगी, उसको कोई समझ नहीं आ रहा होगा कि आखिर उनकी लोकेशन क्या है। बेशक वो मैप के सहारे चल रही थी, लेकिन इतनी ज्यादा तेज हवाएं चल रही थी, इतनी ज्यादा बारिश भी वहां पर पिछले काफी टाइम से हो रही थी, तो वो भी शायद हो सकता है अपने रास्ते से भटक गई हो और उसको समझ नहीं आ रहा हो कि आखिर वो है कहां पर। इसलिए लुडमिला ने अपने आप को और बाकी के लोगों को सेफ रखने के लिए रात होने का वहीं इंतजार किया, रुककर, और वहीं पर टेंट लगाने का सोचा। और उन्होंने सोचा होगा जरूर कि वो अगली सुबह ऊपर जब चढ़ेंगे तो यहां सारा नजारा क्लियर हो जाएगा कि आखिर वो चोटी है कहां पर। ये 2 रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से उन्होंने उस रात वहीं पर खुले में, बिल्कुल खुले में रुकने का प्लान किया। खैर यहाँ सभी को लुडमिला की बात माननी थी। लुडमिला के कहने पर सभी ने अपना अपना टेंट वहीं पर जमा लिया और अब धीरे धीरे रात भी हो चुकी थी। आग जलाने का कोई साधन वहां पर मौजूद नहीं था, क्योंकि कोई भी पेड़ वहां पर मौजूद नहीं था जिसकी लकड़ियां काट कर वो उस टाइम पर वहां आग जला सकते थे। ऐसा कुछ नहीं था। जस्ट उन्होंने अपने अपने स्लीपिंग बैग्स निकाले, स्लीपिंग बैग्स के अंदर खुद को फिट किया, अपने अपने कैंप के अंदर गए, कैंप के अंदर आराम से जाकर लेट गए और अब उनको नींद भी आने वाली थी, क्योंकि वो पूरे दिन से सुबह से ही इस पहाड़ के ऊपर चढ़ाई करते आ रहे थे। वो बहुत ज्यादा थक चुके थे। लेकिन तकरीबन रात
के 11 बजे के आसपास वो सोने के लिए गए थे और तकरीबन 2 बजे के आसपास उन सभी का टेंट एक झटके से ही हवा में उड़ गया, क्योंकि इतनी तेज हवाएं बाहर चल रही थी, इतनी तेज बारिश वहां पर आ रही थी, कोई भी उस टेंट को संभाल ही नहीं पा रहा था। लेकिन वो सभी इतनी भयंकर नींद में मौजूद थे कि किसी की भी आंखें ही नहीं खुली कि उनके ऊपर से उनका टेंट उड़ चुका है। जस्ट वो सारे के सारे सोए हुए थे और अब जो सीधा बारिश थी वो उनके स्लीपिंग बैग के ऊपर पड़ रही थी, उनके ऊपर से चैन बंद थी, इसलिए उनको फील भी नहीं हो रहा था। लेकिन तकरीबन 3 बजे के आसपास लुडमिला की आंखें खुली, क्योंकि उसका स्लीपिंग बैग अंदर से गीला हो चुका था। उसने अपने आप को सुखाने के लिए, इतनी ज्यादा ठंड है, आइट बर्फ ही बर्फ पड़ी हुई है, अपने आप को सुखाने के लिए उसने अपना स्लीपिंग बैग खोला, वो बाहर की तरफ निकली, इधर उधर घूमकर देखा, टॉर्च जलाकर देखी कि बाकी सारे कहां पर हैं, तो बाकी सारों का भी टेंट उड़ चुका था, बस सामान ही साइड में पड़ा हुआ था और वो सभी के सभी स्लीपिंग बैग के अंदर पैक हो चुके थे। ऐसा लग रहा था जैसे लाशें ही पड़ी हों। और इसी डर से लुडमिला ने सबको जाकर संभाला और जब उनको जाकर जगाया तो सभी जिंदा थे और सभी जस्ट सोए हुए थे। इसके बाद लुडमिला ने सबको उठाया और उनसे कहा कि नहीं, हम यहीं तो नहीं सो सकते, बेशक हमें नहीं पता कि हमारी चोटी जो है वो कितनी दूर है, लेकिन हमें अभी के अभी नीचे जाना पड़ेगा। नीचे तकरीबन 2.5 किलोमीटर के आसपास अगर हम चलेंगे तो नीचे हमें जंगल मिलेगा, उस जंगल के अंदर हम जाकर अपना टेंट वेंट लगा सकते हैं दोबारा से, वहां पर सोना फिर भी थोड़ा सेफ है। लेकिन ये सभी के सभी लोग इतने ज्यादा थके हुए थे कि उन सभी ने वहां से हिलने से मना कर दिया। उन सभी को इतनी ज्यादा नींद आ रही थी कि उन सभी ने लुडमिला को कह दिया कि मैडम कोई दिक्कत नहीं है, आप बिल्कुल टेंशन मत लो, आप आराम से सो जाओ, हम भी सोए हुए हैं, सुबह देखेंगे आखिर क्या होता है। तब 5 अगस्त 1993 की सुबह 10 बज चुके थे और अभी तक भी ये लोग सोए हुए थे। लुडमिला की फिर से आंखें खुली, उसने अपना स्लीपिंग बैग खोला, अब बाहर हल्की सी धूप उन्हें दिखाई दे रही थी। इस धूप का फायदा उठाते हुए लुडमिला ने सबको जगाया और कहा कि तुम्हारी हालत देखो, तुम सभी का शरीर जमने को हो रहा है, तुम सभी के सभी इस गीले स्लीपिंग बैग के अंदर सोए हुए हो और इस तरीके से तुम्हारे शरीर में हाइपोथर्मिया फैल जाएगा और ये इतना ज्यादा रिस्की है कि तुम्हारी जान जाने में भी समय नहीं लगेगा। जब ये बात सभी ने सुनी तो वो सभी बहुत ज्यादा डर गए और पूछने लगे कि मैडम हम इस सिचुएशन में क्या करें। तो यहाँ पर लुडमिला ने सबको क्लियर कर दिया कि ऊपर जाने का प्लान यहीं ड्रॉप करते हैं, बस जितना चढ़ाई हो चुकी थी उतनी होली, इससे ज्यादा हम ऊपर नहीं चढ़ पाएंगे क्योंकि हमें नहीं पता कि आखिर आने वाले टाइम के अंदर मौसम कैसा होने वाला है। अभी हमें अपनी जान की रक्षा करनी है और इस जान की रक्षा को करने के लिए हमें जरूर नीचे जाना पड़ेगा। 2.5 किलोमीटर नीचे वो जंगल मौजूद है और उस जंगल के अंदर जाकर हमें अपना पहले टेंट लगाना पड़ेगा और तब देखेंगे कि आखिर आगे क्या करना है। लेकिन बदकिस्मती से ये जंगल वाला रास्ता, ये जो 2.5 किलोमीटर वाला रास्ता था, इसी रास्ते के अंदर बहुत भयंकर एक कांड हो गया जिसके ऊपर मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ। 9 अगस्त 1993 का दिन आ चुका था। हाँ जी, ये वही डे है जिस दिन मेरा बर्थडे आता है, लेकिन मैं 1997 में पैदा हुआ था। खैर, 9 अगस्त 1993 का दिन जैसे ही शुरू हुआ, वहीं उसी रास्ते के ऊपर, जिस रास्ते से ये लोग, मतलब कि ये लुडमिला वाला ग्रुप ऊपर आया था, उसी रास्ते पर यूक्रेन के भी 2 हाइकर्स अलग, मतलब कि उनका कोई लेना देना नहीं था लुडमिला वाले ग्रुप से। और जैसे ये लोग ऊपर चढ़ते चढ़ते आए, ये बहुत ज्यादा थक चुके थे। इन्होंने सोचा कि क्यों ना हम थोड़ी देर बैठकर साइड में आराम कर लेते हैं और फिर ऊपर की चढ़ाई जो है वो बाकी पूरी करेंगे। ये दोनों साइड में बैठ चुके थे। इन दोनों ने अपना खाना पीना जो कि बैग में रखा हुआ था वो बाहर निकाला, आराम से खाने लगे। गर्मा गर्म चीजें वो बनाकर लेकर आए थे नीचे से और साथ ही उसे गर्म कर करके वो खा ही रहे थे कि इस ग्रुप का जो लीडर था उसकी नजर खाते खाते ऐसे ही साइड में गई। वही जंगल, जिस जंगल के अंदर जाने की बात लुडमिला कर रही थी, वो जंगल के साइड में ही बैठकर ये दोनों खा रहे थे। और जैसे इस लीडर ने उस तरफ देखा तो एक बार उसका ध्यान गया कि कोई चीज वहां पर हिल रही है। उसने जस्ट इग्नोर किया, वो अपनी चीज आराम से खाने लगा। लेकिन तभी उसका दोबारा ध्यान वही उस तरफ गया जिस तरफ वो चीज हिल रही थी। और अब की बार जैसे हो गया, वो बहुत ज्यादा चौंक गया क्योंकि सामने एक अजीब सी चीज खड़ी थी जो उसकी तरफ देख रही थी, ना ही हिल रही थी ना ही कुछ बोल रही थी। जैसे ये चीज उस लीडर ने देखी, वो बहुत ज्यादा डर गया। उसने अपने साथी को ऐसे कोहनी मारी और कहा कि यार देख ये सामने क्या है। अब जैसे उस साथी ने देखी, वो भी बहुत ज्यादा डर गया। ऐसा लग रहा था जैसे इस वीरान पहाड़ के ऊपर दिन के टाइम पर कोई भूत वूत आ गया हो। सामने ऐसा ही कोई नजारा था। एक लड़की थी जो कि बहुत ही बदहवास हालातों में, उसके पूरे के पूरे शरीर के ऊपर खून लगा हुआ था, उसके बाल ऐसे बिखरे हुए थे, उसका शरीर पूरा गंदा हो चुका था, हाथ उसके हिल नहीं रहे थे, हाथ दोनों नीचे लटकाकर, बाल ऐसे बिखरे हुए। वैसे तो उसने सफेद कपड़े पहने हुए थे लेकिन वो पूरी तरह से लाल दिख रहे थे क्योंकि उनके शरीर के ऊपर खून लगा हुआ था। अब जैसी ये चीज उन दोनों ने देखी, वो बहुत ज्यादा डर गए और वो सोचने लगे कि आखिर ये क्या बीमारी है, ये हमारे रास्ते में क्या आ गई। इन्होंने फटाफट
अपना वो जो खाना वाना खा रहे थे वो सारा बैग में ठूसा, चैन बंद करी, बैग को टांगा अपने कंधे के ऊपर और वापस वहां से निकलने लगे। लेकिन जैसे ये 50 मीटर आगे बढ़े थे, इस लीडर के मन में ख्याल आया कि यार हम वापस क्यों जा रहे हैं डरकर, हमें तो उस रास्ते से ही जाना है जिस रास्ते में वो लड़की वहां खड़ी हुई दिखाई दी थी। बेशक हमें उसे डरना नहीं चाहिए, क्या पता वो एक असली इंसान हो और हमें उसकी मदद करनी चाहिए, उसको क्या पता हमारी मदद की जरूरत हो। जब ये चीज उसके साथी ने सुनी तो उसने कह दिया कि कोई दिक्कत नहीं है जनाब, अगर आप चाहते हैं तो हम वहां से चल लेंगे, देख लेंगे कि आखिर क्या बीमारी है। ये दोनों जब उस लड़की के पास पहुंचे, वो लड़की अभी भी वहीं पर इसी तरीके से हाथ लटकाए नीचे खड़ी हुई थी, उसका सिर अब साइड में लटक चुका था, बाल उसके ऐसे बिखरे हुए थे, पूरे शरीर के ऊपर खून खून लगा हुआ था, कपड़े भी बहुत ज्यादा मैले हो चुके थे। जब इन दोनों ने जाकर उस लड़की से उसका पता पूछा तो उस लड़की ने कुछ नहीं बोला, उसके मुंह से कोई आवाज निकल ही नहीं रही थी। जब उसके बारे में पूछा कि आखिर वो यहाँ कैसे पहुंची, उसके बारे में भी वो कुछ नहीं बता पाई। अब ये दोनों बार बार उससे पूछ रहे हैं लेकिन वो लड़की कुछ बोल ही नहीं रही। ये दोनों बहुत ज्यादा परेशान हो गए। इन दोनों ने मिलकर उस लड़की को उठाया, अपना जो ट्रिप था इस पहाड़ी के ऊपर जाने का उसको वहीं कैंसिल किया। उन्होंने सोचा कि पहले हम इस लड़की को ही नीचे छोड़ कर आते हैं। उन दोनों ने इस लड़की को उठाया, बदल बदल कर अपने ऊपर बैठाया और अब ये लोग नीचे तक पहुंच चुके थे। नीचे पहुंच से ही वो लड़की इन्होंने सबसे पहले हॉस्पिटल में भर्ती करी और वहीं पर अथॉरिटीज को भी बुला लिया। अथॉरिटीज अब हॉस्पिटल में पहुंच चुकी थी और उन्होंने जाकर सीधा ही उस लड़की से मिलना चाहा, लेकिन जैसे उन्होंने उस लड़की को देखा उसकी हालत इतनी खराब थी कि उसको देखकर वो भी चौंक गए कि आखिर ये लड़की जिंदा भी है या नहीं, क्योंकि वो जस्ट उन्हें देखे जा रही थी, ना ही बोल रही थी, ना ही अपने शरीर का कोई अंग हिला पा रही थी। पहले तो उन्होंने उस लड़की को शांत किया, उसको थोड़ी सी सांत्वना देने की कोशिश करी कि आखिर उसके साथ क्या हुआ है। वो उसको ऊपर पूछने लगे कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है, तुम कौन हो और आखिर यहां तक कैसे पहुंचे। काफी देर तक वैलेंटीना से पूछे जाने के बाद वैलेंटीना ने बताया कि वो और उसके 6 और पार्टनर्स उस पर्वत के ऊपर चढ़ाई करने के लिए गए थे, लेकिन उनके साथ बहुत कुछ बुरा हुआ। वैलेंटीना ने बोलना शुरू किया। उसने बताया कि 5 तारीख की सुबह सुबह जब वो रात बीती थी, बहुत गंदी तूफान वाली रात बीती, और जैसे ही 10 बजे वो सुबह सुबह उठे, लुडमिला उनके सामने खड़ी हुई थी। लुडमिला ने ही सबको आकर उठाया और पैकिंग करने के लिए कहा। साथ ही उसने निर्देश दे दिए थे कि वो नीचे की तरफ जाकर उस जंगल के अंदर रुकेंगे, वहीं पर अपना कैंप दोबारा से लगाएंगे और वहीं पर अपनी रात बिताएंगे और प्लान करेंगे कि आखिर आगे उन्हें करना क्या है, वापस ऊपर चढ़ाई करनी है या फिर नीचे यहीं पर ट्रिप को खत्म करके नीचे अपने घर चले जाना है। तो जैसे ही यहाँ सब कुछ पैकिंग वैकिंग कर रहे थे सातों के सातों लोग, तभी लुडमिला का वो बेटा यानी कि साशा, जिसकी उम्र 23 साल की हो चुकी थी, सारे के सारे अपने बैग पैक करके, साशा ने भी अपना बैग पैक किया, अपने कंधे के ऊपर लादा। लुडमिला के साथ साथ वो आगे आगे चलने लगा, लेकिन तभी साशा एकदम से नीचे जमीन के ऊपर गिर गया। सभी बाकी पीछे चल रहे थे, आगे लुडमिला, पीछे साशा और पीछे बाकी के 5 और लोग, लेकिन तभी साशा नीचे जमीन पर गिर गया और जैसे लुडमिला ने उसको पीछे गिरते हुए देखा, वो उसके पास गई, उसके सिर को अपने गोद में रखकर उसको उठाने लगी, लेकिन जैसे ही वो उसके सिर को सहला रही थी, उसको उठाने की कोशिश कर रही थी, तभी उसने नोटिस किया कि साशा के तो नाक से भी, कान से भी और मुंह से भी बहुत गंदी तरह से, बहुत तेजी से खून निकले जा रहा है। लुडमिला उसको बार बार उठाने की कोशिश कर रही थी, उसके दिल को बार बार दबा रही थी, उसके हाथों को मसल रही थी, लेकिन कोई भी फर्क यहां पर साशा के ऊपर नहीं पड़ रहा था। उसकी आंखें बिल्कुल फटकर बाहर आने को हो रही थी, उसकी आंखें इतनी चौड़ी खुल चुकी थी कि वो प्रॉपर पूरी तरीके से व्हाइट होकर उसको सामने घूरे जा रही थी। लेकिन यहां लुडमिला बार बार उसको रब कर रही थी, उसको उठाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन साशा अब तक दम तोड़ चुका था। लुडमिला को विश्वास नहीं हो रहा था कि साशा के साथ ये सब कुछ हो गया है। वो बार बार उसकी पल्सेस वगैरह चेक कर रही थी, यहाँ उंगली लगा लगा कर उसके हाथों को पकड़ पकड़ कर बार बार उसको सीपीआर दे रही थी, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। साशा अब तक दम तोड़ चुका था। जब साशा की मौत लुडमिला ने कंफर्म कर दी तो उसने चिल्लाना शुरू कर दिया कि साशा मर चुका है। ये चीज सुनकर बाकी के 5 और मेंबर जो थे इस ग्रुप के स्टूडेंट्स, वो बहुत ज्यादा हैरान हो गए। वैलेंटीना खुद बहुत ज्यादा डर चुकी थी, उसको समझ नहीं आ रहा था कि एक लड़का जो कि इस पूरे ग्रुप के अंदर सबसे ज्यादा फिट लग रहा था, वो एकदम से ऐसे कैसे मर चुका है। वो अभी तक हमारे साथ था, सब कुछ सही था, सब कुछ एकदम परफेक्ट था, एकदम से उसकी मौत कैसे हो गई है, किसी को समझ नहीं आ रहा था। लुडमिला ने उसका सिर अपने गोद में रखा ही हुआ था। वो बार बार पूरे ग्रुप के आगे चिल्ला रही थी कि तुम पांचों के पांचों अभी नीचे जाओ, उस जंगल के अंदर जाकर अपनी आग को जलाओ और वहीं पर वेट करो, मैं वहीं पर आऊंगी, मैं साशा को भी अपने साथ लेकर आऊंगी। लेकिन कोई भी जाने के लिए तैयार नहीं था, कोई भी लुडमिला को छोड़ना नहीं चाह रहा था वहां पर। लेकिन लुडमिला के बार बार कहने पर इन 5 ने अपने कदम वापस नीचे की तरफ बढ़ाए। लुडमिला अभी भी पीछे साशा के सिर को अपने गोद में रखकर उसको सहला रही थी, बार बार उठाने की कोशिश कर रही थी। सबसे पीछे वैलेंटीना चल रही थी और तभी जैसे ही एक लोग कुछ ही मीटर्स आगे की तरफ गए थे, पीछे से एक चिल्लाने की आवाज आई और ये चिल्लाहट किसी और की नहीं बल्कि लुडमिला की ही थी। सबसे पीछे वैलेंटीना चल रही थी। ये चिल्लाहट सबसे पहले वैलेंटीना ने सुनी। वैलेंटीना ने पीछे मुड़कर देखा और जो वो नजारा था जिसके अंदर लुडमिला बहुत साफ तौर पर खुद को अनकंफर्टेबल महसूस कर रही थी, उसने चिल्लाना शुरू किया कि वापस आओ वापस आओ, लेकिन ये आवाज वैलेंटीना के अलावा किसी और ने सुनी ही नहीं। वैलेंटीना अपने ग्रुप को छोड़कर वहीं
पर वापस ऊपर लुडमिला के पास आई और वैलेंटीना जब लुडमिला से बातें करने की कोशिश कर रही थी, उससे पूछ रही थी कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, तभी यहाँ उसने देखा कि लुडमिला के भी मुंह से खून निकले जा रहा है, उसकी भी आंखों से खून निकलने लग गया, उसकी नाक, आंख, कान सब जगह से खून ही खून निकल रहा था। और तभी जो उसका सर यानी कि साशा का सर उसकी गोद में था, उसके ऊपर ही लुडमिला खुद भी गिर गई और उसके ऊपर ही गिरकर उसने दम भी तोड़ दिया। अब जैसे ये चीज वैलेंटीना ने देखी, वो बहुत ज्यादा डर गई, उसने चिल्लाना शुरू कर दिया। वो अपने ग्रुप के पास भागकर नीचे गई, लेकिन जाकर उसने जब नीचे देखा तो उस ग्रुप के बाकी के 4 मेंबर्स भी बिल्कुल उसी तरीके से वहीं पर अलग अलग जगहों पर डेड पड़े हुए थे। किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर उनके साथ क्या हुआ है। जब जाकर एक एक को वैलेंटीना ने जगाने की कोशिश करी, एक एक के चेहरे के ऊपर हाथ मारा तो उसके हाथ सारे खून के अंदर भर चुके थे। ये चीज देखकर वैलेंटीना बहुत ज्यादा डर गई। उसने खुद को चेक किया कि कहीं उसके अंदर से तो खून वगैरह नहीं निकल रहा, लेकिन नहीं, उसका चेहरा बिल्कुल साफ था, उसके शरीर से कहीं खून नहीं निकल रहा था। जैसे ही वैलेंटीना ने एक एक को जाकर जगाने की कोशिश करी, वो लोग अभी भी जिंदा थे, लेकिन उनके मुंह से खून निकले जा रहा था। और यहीं वैलेंटीना ने एक और चीज भी नोटिस करी कि लुडमिला और साशा को छोड़कर बाकी 4 जो लोग मरे थे, इनके हाथ अपने गले के ऊपर थे, मतलब कि अपने गले से कुछ चीज को छुड़वाने की कोशिश कर रहे थे। इनको समझ नहीं आ रहा था कि आखिर किस चीज ने उनके गले को पकड़ा हुआ है। उनके मुंह से वाइट झाग भी अब खून की जगह निकलने लगे थे और देखते ही देखते चारों भी वैलेंटीना के आगे मर चुके थे। अपने 6 के 6 साथियों को मरता हुआ देख वैलेंटीना अब खुद को अकेला महसूस कर रही थी। एक 17 साल की लड़की इतने बड़े पहाड़ पर खुद को डरा हुआ फील तो ऑब्वियसली करेगी ही। उसके आसपास मदद का कोई इलाज नहीं था, कोई उसको सुन नहीं पा रहा था। वो कहां पर जाकर मदद मांगती? उसको 50 मील नीचे भी उतरना था, 50 मील वो ऊपर चढ़ के भी आए थे। वो बहुत ज्यादा थकी भी हुई थी, डरी भी हुई थी। अकेले वो इतना रास्ता कवर कैसे करती? लेकिन लुडमिला का कहा हुआ उसे याद था कि उसे जाकर नीचे जंगल में आग जलानी है, शायद हो सकता है वो इससे बच जाए। और उसने यही किया। उसने आसपास पड़े हुए अपने साथियों की लाशों से सारों के बैग्स को निकाला, उन बैग्स के अंदर से सारा जरूरी सामान अपने बैग के अंदर ठूसा। वो प्योर सर्वाइवल मोड के अंदर अब आ चुकी थी और वो बैग अपने कंधे के ऊपर लाद कर सोच कर देखी एक 17 साल की लड़की नीचे भागकर 2.5 किलोमीटर गई और उस जंगल के अंदर जाकर आग को जलाने की कोशिश करी। वो रोए जा रही थी, चिल्लाए जा रही थी, लेकिन उसकी सुनने वाला कोई नहीं था। खैर, जैसे तैसे उसने वो रात बिताई, अगला दिन बिताया, उससे अगला दिन बिताया। अब तक उसकी भी हालत बहुत बहुत ज्यादा बुरी हो चुकी थी। उसको कोई उम्मीद नहीं थी कि वो कभी बचकर जा भी पाएगी। 9 अगस्त 1993 का दिन आ चुका था। सुबह सुबह वैलेंटीना जब उठी, वो जंगल में इधर उधर धक्के खा रही थी, वो जंगल में इधर उधर घूम रही थी। उसको समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो कहां जाए। वो रास्ता प्रॉपर भटक चुकी थी। तब उसने आवाज सुनी कि साइड में ही, कोई ज्यादा दूर नहीं है, कोई है जो आपस में बातें कर रहे हैं। तब वो जंगल से बाहर आई और जब उसने सामने देखा कि हाँ, 2 लड़के हैं जो बैठकर आपस में बातें कर रहे हैं, वो कुछ खाना पीना खा रहे हैं। और वो 2 लड़के कोई और नहीं, ऑब्वियसली वो यूक्रेन वाले हाइकर्स ही थे जिन्होंने सबसे पहली बार वैलेंटीना को देखा था। जैसे ही अथॉरिटीज ने ये वैलेंटीना वाली स्टोरी सुनी, उनको विश्वास ही नहीं हुआ कि एक लड़की पहले तो 4 दिन कैसे बच गई अकेले उस जंगल के अंदर, और दूसरा उन 6 लोगों के साथ आखिर ऐसा क्या हुआ जो एकदम फिट थे अभी तक और वो एकदम से मर भी गए। ऐसा कैसे हो सकता था? और सबसे पहले अब अथॉरिटीज ने वो रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। उनको लग रहा था कि शायद हो सकता है अभी 4-5 दिन ही बीते हैं। उनको उम्मीद थी कि क्या पता कोई व्यक्ति अभी भी जिंदा हो, जैसे ये हमें वैलेंटीना जिंदा मिली है, शायद हो सकता है इसको पहचानना ना आया हो। उसने जस्ट घायल व्यक्तियों को ही मरा हुआ मान लिया हो और वो डर कर नीचे आ गई हो। जो भी कुछ हुआ हो, शायद हमें हो सकता है उनके लिए रेस्क्यू अभियान शुरू करना चाहिए। क्या आप इस बात के ऊपर विश्वास करेंगे कि अथॉरिटीज द्वारा चलाया गया वो रेस्क्यू अभियान पूरे 1 महीने तक चला, क्योंकि आगे तूफान पे तूफान आए जा रहे थे और बर्फ की जो चादरें थी वो नीचे बिछती ही जा रही थी और उनकी लाशें अब नीचे दबती ही गई। खैर, यहाँ 6 की 6 लाशों को रिकवर कर लिया गया और उनकी जब ऑटोप्सी की गई तो कुछ भी सामने नहीं आया, लिटरली कुछ भी सामने नहीं आया। जस्ट यहाँ पर डॉक्टर्स ने ये कह दिया कि इनकी मौत तो हाइपोथर्मिया की वजह से हुई है। लेकिन अब आप भी ये सोच रहे होंगे कि हाइपोथर्मिया से एकदम से सारे व्यक्ति कैसे मर सकते हैं? 1 मर गया, 2 मर गए, 6 के 6 कैसे मरेंगे? और हाइपोथर्मिया अगर इनको हुआ था तो बेचारी 17 साल की वैलेंटीना को क्यों नहीं हुआ? वो अकेली कैसे बच गई? उसके अंदर ऐसा क्या खास था जो हाइपोथर्मिया ने वैलेंटीना को अपना शिकार नहीं बनाया? तो इनकी मौत कैसे हुई, इस चीज को समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा और बात करते हैं सन 1959 की, जब मैंने आपको बताया था पहले भी एक अलग वीडियो के अंदर द द्यातलोव पास इंसिडेंट। जी हाँ, आप सभी
सभी ने बहुत रिक्वेस्ट करी थी उसके ऊपर भी कि आखिर इसके अंदर क्या हुआ था। मैंने उसके अंदर भी आपको बताया था। असल में आज भी प्रॉपर तरीके से वो केस सॉल्व नहीं हो पाया है कि आखिर 9 हट्टे कट्टे लोगों के साथ उस टाइम पर आखिर क्या हुआ था, क्यों ऐसे एकदम से 9 हट्टे कट्टे लोगों ने अपनी जान दे दी, एक दूसरे को खाने लग गए थे वो, जबकि उनके पास खाना भी भरपूर था, उनके पास कपड़े भी भरपूर थे, लेकिन वहां सिर्फ एक भयंकर तूफान ही आया था। और जब वो तूफान जैसे ही शांत हुआ उसके बाद इन 9 के 9 लोगों ने एक दूसरे को खाना क्यों शुरू कर दिया, क्यों एक दूसरे के कपड़े पहनने शुरू कर दिए, क्यों एक दूसरे को मार डाला था। इसके अलावा द्यातलोव पास इंसिडेंट के अंदर ये चीज कॉमन थी कि उन 9 के 9 में से ज्यादातर लोगों की आंखें गायब थी, लेकिन यहां पर इन लोगों के साथ जो हुआ था उनमें इनकी आंखें प्रॉपर खुली हुई थी, बहुत बड़ी बाहर आने को हो रही थी। तब मैंने इस केस के बारे में यानी कि लुडमिला वाले केस के बारे में बहुत ढूंढने की कोशिश करी कि आखिर इनके साथ क्या हुआ होगा, क्यों एकदम से ये सब लोग मर गए। तब मुझे एक चीज पता लगी कि 60s और 70s में यूएसएसआर यानी कि सोवियत यूनियन ने एक नर्व एजेंट नाम की चीज बनाई थी। नर्व एजेंट्स जिसे आप नर्व गैसेस भी कह सकते हैं, उसके छोटे छोटे केमिकल्स के पोटलियां बनाई थी और उन पोटलियों को पूरी की पूरी यूएसएसआर टेरिटोरी के कॉर्नर्स पर फेंका गया था। सोचकर देखिए आप, इन पहाड़ों के ऊपर उन जहरीली गैसों की पोटलियां बनाकर फेंका गया था। और यहीं पर हो सकता है शायद कि ये जो 6 लोग यहां पर मरे हैं यानी कि लुडमिला वाले केस में, और वो जो 9 लोग थे यानी कि द्यातलोव पास इंसिडेंट वाले लोग, इन सभी ने गलती से उन पोटलियों के अंदर छेद कर दिया हो, क्योंकि इन सभी ने पहले यहाँ टेंट वगैरह लगाया था और टेंट लगाने के लिए हमें पता है कि नीचे जमीन के अंदर कील गाड़नी पड़ती है और उस कील के ऊपर ही रस्सी वगैरह बंधती है। लेकिन यहाँ हो सकता है कि गलती से इन 6 लोगों ने भी और उन 9 लोगों ने भी, द्यातलोव पास वाले लोगों ने भी गलती से इन पोटलियों को छेड़ दिया हो और उसके अंदर से गैसेस को रिलीज कर दिया हो। यूएसएसआर ने तो अपनी सिक्योरिटी के लिए, ताकि कोई भी व्यक्ति जब उनके ऊपर चढ़ने की कोशिश करे तो वो अपने आप फूट जाएंगी और उसमें से गैसेस बाहर निकलेंगी, वो जहरीली गैसेस में जब भी कोई सांस लेगा तो वो अपने आप मर जाएगा। हो सकता है यहाँ पर इन लोगों ने गलती से उन बोतलों को छेड़ दिया हो जिनके अंदर वो नर्व गैसेस भरी हुई थी और उसका शिकार होकर ये लोग मर गए हों। मोस्ट प्रोबेबल थ्योरी यही कहती है कि इनके साथ यही होगा। बेशक आपको ये थ्योरी कहीं और सुनने के लिए नहीं मिलेगी, सभी आपको यही कहेंगे कि ये सब लोग हाइपोथर्मिया से मर गए, सभी लोग डर कर मर गए, सभी लोग भूख से मर गए। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता था? हाइपोथर्मिया कभी भी ग्रुप में एक साथ किसी को नहीं होता, एक व्यक्ति को होगा जिसकी इम्यूनिटी थोड़ी कमजोर है। अब 6 के 6 लोगों की इम्यूनिटी एक साथ ऐसी तो नहीं हो सकती ना कि 10 मिनट के अंदर सारे के सारे निपट जाएं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन यहां पर ऐसा ही हुआ, 10 मिनट के अंदर 6 के 6 लोग एक ग्रुप के निपट चुके थे। इसके अलावा सरकार ने यहां पर एक और थ्योरी दी और वो थी एवलांच की यानी कि हिमस्खलन की। लेकिन इस पर्वत के ऊपर, ये जो हमार डबान नाम का जो पर्वत है, जो बहुत इजी है चढ़ने में, जो ऊंचा भी ज़्यादा नहीं है, 2400 मीटर की ही ऊंचाई है, इस पर्वत का इतिहास रहा है कि आज तक इंसानी इतिहास के अंदर इस पर्वत के ऊपर कभी भी हिमस्खलन नहीं हुआ। आज तक तो हुआ नहीं, आगे का पता नहीं कभी होगा या नहीं। लेकिन यहाँ सरकार ने थ्योरी दी कि हो सकता है इस पर्वत के ऊपर कोई हिमस्खलन यानी कि एवलांच आया हो और उसके अंदर दब कर ये लोग मर गए हों। अब आप सोच कर देखिए, एक लड़की 17 साल की जो कि अपने ग्रुप के साथ ही रहेगी, तो वो कैसे बच गई? एक 23 साल का हट्टा कट्टा लड़का तो उसमें फंसकर मर गया, एक 17 साल की लड़की उसमें बच गई। ऐसा कैसे हो सकता था? पता नहीं यहाँ पर उस टाइम की जो अथॉरिटीज थी वो कौन से नशे में सेट थी, कौन सा माल उन्हें मिला हुआ था जो वो पीकर, जिसके साथ सेट होकर वो ऐसी ऐसी थ्योरीज इनको दे रहे थे। मेरी तो समझ से बाहर था। खैर, ये नर्व एजेंट्स वाली थ्योरी मोस्ट प्रोबेबल थ्योरी बनी है मेरे लिए। तो हो सकता है उनके साथ यही सब कुछ हुआ हो, वो गलत टाइम पर गलत जगह पर मौजूद थे। जब उन्होंने टेंट वगैरह गाड़ा होगा, उसके लिए कील वगैरह गाड़ी होगी, तो वो जो नीचे नर्व एजेंट्स वाली जो बॉटल्स पड़ी थी, जो गैसेस की जो पोटलियां पड़ी हुई थी, उसके अंदर गलती से उन्होंने छेद कर दिया होगा और जब वो गैसेस बाहर आई उसके साथ उन सभी ने सांस भी ले ली होगी। और जब वो जहरीली गैस उनके शरीर में गई, उनके अंदर से खून की उल्टियां होने लगी, सारे शरीर से उनके खून निकलने लगा और देखते ही देखते चंद मिनटों के अंदर सभी की मौत भी हो गई। वैलेंटीना कैसे बची? हो सकता है यहाँ पर वैलेंटीना ने खुद बताया कि उसको किसी ने भी बोझ नहीं उठाने दिया, क्योंकि वो ग्रुप में एक छोटी लड़की थी। बेशक उससे भी छोटा कोई था, लेकिन यहाँ वो ग्रुप में सेकंड मोस्ट छोटी लड़की थी, तो उसे कोई भी ग्रुप मेंबर ज्यादा काम नहीं करवा रहा था। यहाँ पर जो भी टेंट लगाए और उखाड़े गए वो सभी और मेंबर्स कर रहे थे, वैलेंटीना खुद नहीं कर रही थी। तो इसलिए हो सकता है जब ये टेंट लगाए या फिर उखाड़े गए होंगे तब वो गैसेस रिलीज हुई होगी और जैसे ही उन सभी ने सांस लिया उस गैस के अंदर, उनके शरीर के अंदर जहर जा चुका था और उससे उनकी मौत हो गई। आप अपने हिसाब से थ्योरी बताइए कि आखिर इसके अंदर क्या हुआ होगा। मुझे आपकी राय जाननी है। आपकी राय मुझे या तो कमेंट्स में या फिर मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर जरूर दे रही है। मेरी इंस्टाग्राम आईडी, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, आप मुझे वहां फॉलो जरूर कर लें। खैर, पिछली वीडियो का शाउट आउट वुल्फ शेरूफ को एंड कमेंट पिक मी टू गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।